Bismillahirrahmanirrahim. So we are back with our topic, which we are actually talking about. That is the gas chromatography. तो last class में हमने start किया था detectors. तो before going to this lecture, मेरी दोबारा ये request है कि इस lecture से पहले जो previous वाला वो please देख लीजिए. That was the basics of the detectors. तो आज इसमें हम थोड़ा सा जो कुछ डिटेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे उसमें थोड़ा सा और उनको और जानने की कोशिश करेंगे. उनके जो बेसिक्स है, उनका जो मेन फंक्शन है, उनका जो मेन डिटेक्शन लिमिट है, या उनका जो प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ डिटेक्शन है, उसको देखने की कोशिश करेंगे. सो टुडेज टॉपिक दैट इज द डिटेक्टर्स. तो डिटेक्टर्स में हमारा एक डिटेक्टर होता है. हम इस क्लास में विल ट्राई टू गो विथ टू इंपॉर्टेंट डिटेक्टर्स. वन इज हमको आराम से इस विल ट्राई टू डू देम इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा कि our exam is objective type, and this series, a पूरी lecture series, it is very highly useful when you have the objective types of exams. मैंने concise manner में इसको बनाने की कोशिश की है. तो we'll not go into deep inside this. जो हमारा main motive है, the basics which we should understand, and we should be in a position to get our questions solved easily. इसके अलावा भी this is enough information कि इसके अगर आपको और further जानना हो तो you can easily read the books. Okay, so एक detector हमारा है which is very important one. उसको हम फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर बोलते हैं. फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. आयनाइजेशन Z से भी लिख सकते हो, S से भी. फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FID, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. सेकेंड वन मोर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर. तो दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर. सो ये दो आज की क्लास में हम ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इनका बेसिक्स. तो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, एज द वर्ड सजेस्ट्स, that it has something to do with the flame and then there is some ionization. So तो basically इसमें क्या होता है कि इसमें जो basic principle है, पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगेन विल गो बैक. मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा एक कॉलम होता है. तो कॉलम से जो गैस क्रोमेटोग्राफ में जो कॉलम का एक फ्रेगमेंट यहाँ दिखा रहा हूं. So in the column we have that carrier gas coming through the column, और कैरियर गैस के साथ लेट अस से द मॉलिक्यूल 1 जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, दे आर गेटिंग लेट अस से दिस एरोज. ये एरोज है वेव्ड एरोज, सो बेसिकली इंडिकेट सम कैरियर गैस. और कैरियर गैस हमने कहा था इट लाइक हाइड्रोजन, कैन बी हीलियम, कैन बी नाइट्रोजन, जो यूजुअली इनर्ट गैसेस होते हैं इन द गैस क्रोमेटोग्राफी. सो आवर गैस इज कमिंग लेट अस से कंपोनेंट 1, वी नो दे आर वोलेटाइल, एंड देन वी हैव कैरियर गैस, लेट अस से इट इज हाइड्रोजन और हीलियम और व्हाटएवर. सो कॉलम ने तो हमने सेपरेट कर लिया. यहां पे नाउ वी हैव अ डिटेक्टर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया. इट्स वेरी क्लोज. मैं डिटेक्टर को दिखा रहा हूं जस्ट फॉर बॉक्स. सो लेट अस से द डिटेक्टर इज अ फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. सो व्हाट इट डज, इट डिटेक्ट्स द मॉलिक्यूल्स. लेट अस से 1 आ रहा है, उसके बाद मॉलिक्यूल नंबर 2 इज ऑल्सो कमिंग आफ्टर दैट. So it basically इसका mechanism जो है main, it detects the molecules on the basis of the current generated. इसमें ये जो डिटेक्टर है इसमें होता यूं है कि basically a current gets generated, a current. ठीक. So as the word says, we have a current here actually. और current कैसे बनता है? when we have charged particles. Charged particles means we can be cations and anions. In this case ये cations और anions कहां से आते हैं? It's basically यहां पे एक फ्लेम होती है, यहां पे एक फ्लेम, the source of flame here. So a flame is generated here, a flame, very strong flame.
So that flame, it's a high temperature flame. Fine. So this flame is generated by an air hydrogen. So a mixture of air and hydrogen. So we have here in the flame ionization detector, the flame is generated by the air hydrogen mixture, air plus hydrogen. So it's an air hydrogen flame. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दी फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. तो उस फ्लेम से क्या होता है, जो यहाँ से गैस आता है, मॉलिक्यूल जाते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई जनरेट हो जाता है. सो देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. आप ये कहें देयर इज अ पायरोलिसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सो इससे क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन. जो कॉलम से जो मॉलिक्यूल 1 निकल गया बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन, और इनको हम कहते हैं पायरोलिसिस भी. Pyro, breakdown due to high temperature, pyrolysis. अब breakdown में क्या होता है कि a molecule, let us say we have molecule A1, so because of that flame, so it breaks into I positive, and then we have electron. So this is what I was saying, the current is there inside this now. That is, we have charged particles here, we have cations, that is due to the presence of cations, and due to the presence of the anions. So that is generated with the help of this flame here. And then we have the anions and cations inside. Fine. Now, so then we have, this is connected to, let us say it's cathode and plus and minus. So we have an ammeter connected. मैं एक आराम से एक diagram दिखा रहा हूँ यहाँ पे. So to get the concept, so this is your ammeter. So this is your, so that measures how much, what is the concentration of these charged particles. So this is your ammeter, जो basically measure करता है कि how much current is the intensity of the current. So basically, and now this can detect the current, it can detect the concentration of ions either based on current or impedance. Z इसको बोलती है या resistance को बोलती है. Impedance. तो जितना उसका वैल्यू ज्यादा हो, accordingly there will be more concentration of the ions. That means more molecules are coming from the column. So it can basically detect based upon this property. That is the cations and anions generated because of the flame, which is air hydrogen flame. So the basics, the principle is that at high temperature, which is generated due to air and hydrogen flame, the sample gets decomposed, it gets pyrolyzed. So it's getting pyrolyzed here. So once it gets pyrolyzed, we have generation of electrons and the cations. So then the picoammeter or the ammeter, which is highly sensitive, it measures the current, and that actually gives us the information about the sample. That's the concentration, and it is the type of sample. Fine. तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है. उसके बाद ये जो फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंस ये है फ्लेम आयनाइजेशन की कि number 1, so write down the advantages of this. So the advantages. इसका जो एडवांटेज ये है कि इसमें जो ये जो करंट जनरेट होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लेम रेट. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो रेट. तो दैट मीन्स कि किस फ्लो रेट से यहां से आयन्स जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं थ्रू द कॉलम. ये मैं कॉलम का एक पार्ट दिखा रहा हूं, ट्यूब्यूलर कॉलम जो हमने डिस्कस किया था. तो इस फ्लो रेट पे डिपेंड नहीं करता नंबर 1, जबकि बहुत सारे डिटेक्टर्स में एक प्रॉब्लम है, डिपेंड्स ऑन द फ्लो रेट. नंबर 1. देन सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लो रेट. So one of the advantages of this detector is that it is unaffected by the flow rate of the sample. Second, अब moisture भी होता है, it's independent of the moisture or it's independent of water. तो इस पे इसका बिल्कुल डिपेंडेंस नहीं है. ठीक. और one of the main advantages of this है कि it is highly sensitive. So the technique, this detector is highly sensitive. High sensitivity means it can detect the low concentration of sample. I remember it can detect the sample at 1 picogram.
or 1 picogram means it can detect the sample in the concentration of 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12 grams. Well, that's high sensitivity. So it has a low, or I can say it has a low detection limit. इसको बोलते हैं low detection limit. और इसमें जो as far as the application is concerned, it's valid for hydrocarbons usually. Hydrocarbons. जैसे मैंने कहा word pyrolysis. So mind में आ जाता है pyrolysis of hydrocarbons. So that means applicable for hydrocarbons usually. So these are the basic things about the flame ionization detector. तो उसमें disadvantage ये है आपका, it is disadvantage ये है कि it is restricted to hydrocarbons, fine, and then और दूसरा जो एक ये इसका थोड़ा सा ये एक इसका एप्लीकेशन पार्ट, इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोकार्बन्स, देन दिस इज आल्सो द डिसएडवांटेज दैट इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल सैंपल्स. सो उसका आप दोनों में रख सकते हो. इसके अलावा और एक डिसएडवांटेज उसका ये है एज फार एज द फ्लेम डिटेक्टर इज दैट यहाँ पे सैंपल ब्रेक डाउन हो जाता है फ्लेम से. अब जब यहाँ सैंपल ब्रेक डाउन है, इस सैंपल को हम यूज नहीं कर सकते दोबारा. वी कैन नॉट रीयूज इट or we can utilize it for different purpose, so that we should say the sample is destroyed here. So what are the disadvantages? Sample is destroyed. So I should say this is a destructive technique. While as advantages are concerned, it is independent of, it is the mechanism of this whole detection is independent of flow rate. It's moisture independent, उससे फर्क नहीं पड़ता. Highly sensitivity at 10 to the power minus 12 grams, and then ये डिटेक्टर बहुत यूज हो जाता है. So it's widely applicable, fine. तो जनरली यही इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है. So this is all of the basics. I'm very much sure that ये है the cracks of the जो एग्जाम्स में पूछा जाता है even in the competitive as the cracks of the flame ionization detector. Now, so we have thermal now. We have the thermal part. So just rub it. So now we have the thermal ionization detector. So this is number one. So now the thermal conductivity detector. So as far as thermal conductivity is concerned, as the word suggests, something involved, that is the thermal conduction. यानी हीट का कंडक्ट होना. कोई भी सैंपल या कोई भी सोर्स हीट को कितना कंडक्ट करता है, कैसे कंडक्ट करता है. सो इट्स बेस्ड ऑन द थर्मल कंडक्शन. अब तो बेसिकली होता है यहाँ पे क्या है, सो इट्स बेस्ड ऑन द थर्मल कंडक्शन. प्रीवियस केस में दैट वाज बेस्ड अपॉन द फ्लेम आयनाइजेशन, फिर जो करंट जनरेट होता था उस बेस पे. सो इट्स बेस्ड ऑन थर्मल कंडक्शन ऑफ हीट. और हीट, अगर हम कोई सा भी मेटल लेते हैं, कोई सा भी सोर्स लेते हैं, वो कितना हीट कंडक्ट कर लेता है, इट्स बेस्ड ऑन दैट. तो बेसिकली इसमें होता यूं है दैट वी हैव, और ये जो टेक्निक है इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन टेक्निक्स, प्रीवियस वन. सो इट्स द अर्लीस्ट नोन टेक्निक्स. पहले बहुत यूज हो जाती थी. सो इट्स अर्लीस्ट नोन टेक्निक्स बेस्ड ऑन द थर्मल कंडक्शन. ठीक. सो मैकेनिज्म क्या है इसमें, अगेन यहां से. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ कॉलम हियर. लेट अस से दिस इज द कैरियर गैस. दोबारा मैं यहां पे बोलूं कि कैरियर गैस यहां पे इट कैरीज द मॉलिक्यूल्स, इट डजंट एक्ट्स. द कैरियर गैस इज एक्चुअली आल्सो द जो मैंने कहा था क्रोमेटोग्राफी में, दैट प्लेज द रोल एज it transports, it carries the molecules throughout the column and it acts as a mobile phase. लेकिन वो वर्क नहीं करता जैसे मोबाइल फेज का यूजुअली होता है. तो let us say this is your molecule is getting separated. Let us see molecule number 1, and after that let us see second is also coming. So we have a detector here close to the column. Molecules are coming, fine.
So we'll make a detector here. ये डिटेक्टर स्लाइटली यहाँ डिफरेंट टाइप का होता है. So I'm making it for the understanding, otherwise the setup is slightly different. So यहाँ पे दो cells होती है, दो samples होते हैं इस instrument है. This is cell 1 और this is sample 1. This is cell 1. This is cell number 2. It's called as a reference cell. And this is called as sample cell. Sample cell से basically क्या होता है, ये जो यहाँ से carrier gas और जो molecule आते हैं actually passing through this chamber, this cell. ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, we have, जो मैं wire बोल रहा था, एक platinum और gold wire. Same is the case here. So platinum or gold wire, जो basically, so that means now we have इस सराउंडिंग में यहाँ पे हम पास करते हैं इसमें, इसको सैंपल रेफरेंस इसलिए बोलते हैं, यहाँ से हम पास करते हैं कैरियर गैस ओनली, प्योर कैरियर गैस. तो इसमें हम प्योर कैरियर गैस पास कर लेते हैं, वाइल एज इन दैट सेल हम लोग पास कर लेते हैं जो कॉलम से जो निकलता है मटेरियल, दैट इज द कैरियर गैस प्लस मॉलिक्यूल. तो इस चैम्बर में सो बेसिकली नाउ दिस, ये क्योंकि एक दिस फिलामेंट जो इसमें होता है, इट इज इधर गोल्ड, और ये जो वायर दिखा रहा हूं मैं इसमें, इट इज प्लैटिनम और गोल्ड. तो अब इसके कॉन्टैक्ट में जो चैम्बर में जो गैस आ जाता है, so मैंने कहा कि ये कैरियर गैस है और मॉलिक्यूल्स भी यहाँ गैस स्टेट में आता है और कैरियर गैस भी. तो यहाँ पे दिस वायर मेजर्स द थर्मल कंडक्टिविटी. सो दिस वायर बेसिकली मेजर्स द थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक, so we should say that TCD thermal conductivity detector basically इस सेटअप ऐसा होता है कि इसमें दो सेल्स होते हैं, एक रेफरेंस सेल और एक रेफरेंस सेल और एक सैंपल सेल. सैंपल सेल में जो कॉलम से निकलता है कैरियर गैस प्लस जो केमिकल कंपाउंड्स जो हमें एक्चुअली डिटेक्ट करने होते हैं वो वहां से पास होते हैं, और एक चैम्बर होता है. ओवरऑल ये एक ही डिटेक्टर का हिस्सा होता है ओवरऑल. तो यहां से हम प्योर कैरियर गैस पास कर लेते हैं जो एक्चुअली कॉलम से जो हम पास करते हैं, रेफरेंस सेल. तो यहां पे भी वी डिटेक्ट द थर्मल कंडक्शन, यहां पे भी देयर इज थर्मल कंडक्शन. सो व्हाट वी डू इज दैट, सो वी मेजर द डिफरेंस इन द थर्मल कंडक्शन. इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी मेजर होगी बिकॉज ऑफ दिस फिलामेंट, दैट विल बी द गैस इज अराउंड दिस, सराउंडिंग इन दिस. उसमें एक तो कैरियर गैस यहाँ पे है और दूसरा आवर मॉलिक्यूल. ठीक, यहां पे ओनली कैरियर गैस. सो दोनों का कंपेयर करके विल गेट द डिफरेंस दैट इज ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स. सो दैट डिफरेंस इन थर्मल कंडक्टिविटी दैट विल बी ड्यू टू द our molecules of interest, that's molecule number 1 here. So is बुनियाद पे कि in the thermal conductivity detector we are basically detecting the molecule based upon the thermal conduction between the reference cell and the sample cell, that is between the carrier gas and carrier gas plus this. ठीक, तो थर्मल कंडक्टिविटी का वही थर्मल कंडक्टिविटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड जो आपका डिटेक्शन मैकेनिज्म है. सो दिस इज द बेसिक्स. उसके बाद एज फार एज द इस टेक्निक के एडवांटेजेस का अगर देखा जाए, एडवांटेज का ये है कि लास्ट में मैंने कहा था, लास्ट टेक्निक में दैट वाज द फ्लेम एनेशन की, दैट टेक्निक वाज डिपेंडेंट ऑन द, उसमें सैंपल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट यहां पे सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होता है. सो दिस इज नॉन डिस्ट्रक्टिव. So it's a non-destructive sample because we don't use any flame here. Sample is getting not destroyed. We can use that sample. We can extract that back and reuse it. So it is non-destructive. That means, so it's a non-destructive technique. इसका ये बहुत एडवांटेज है. और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि we can use n number of samples. जैसे उस केस में हम डिटेक्ट कर पाते थे only hydrocarbons. यहाँ पे we can use hydrocarbons, we can use organic molecules, we can use inorganic molecules. So we should say it's a universal detector.
So it's applicable to the wide range of samples. It's a universal detector. ये इसका other advantage है. But इसमें disadvantage ज़्यादा है. For example, so if we go to the list of disadvantages. So for the list of disadvantages, we have number 1. वहाँ मैंने कहा था the detection doesn't depend on the flow rate. यहाँ इसका flow rate कैसा उस पर detection, because thermal conduction is getting affected by the flow rate. So it depends on the thermal conduction depends on the flow rate here. Or we should say the detection process depends on flow rate. So it's getting affected by the flow rate, number 1. Number 2. इसमें यह है कि ये low concentration ज़्यादा detect नहीं कर पाता. That means it is low, it has a low sensitivity. That is, the limit of detection is low. It's around 500 picogram. उस केस में it was around 1 picogram, it is 500. So, मतलब sensitivity decrease हो रही है. That means cannot detect the low concentration of the sample. And then we have ये दो main इसके जो है ड्रॉबैक्स है. और तीसरा ये भी कह सकते हैं कि इसका जो डिपेंडेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिजल्ट्स विल गेट बेटर, देन यू विल गेट बेटर थर्मल कंडक्शन. सो इट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल. जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सैंपल का, विल गेट बेटर रिजल्ट्स. अगर सैंपल का कंसंट्रेशन लेस होगा, विल हैव द वीक रिजल्ट्स. So these are the basics as far as the conductivity is concerned. As far as the detectors are concerned, that is the one was the flame ionization detector, flame FIT, and the thermal conductivity detector. It's based on the thermal conduction phenomena, and the flame ionization is based upon the ions, the electrical current which is generated by the hydrogen oxygen flame. So ये basic points आते हैं. I believe this is enough. If still you somewhere face the problems, please you can reach me here. That's makandchem@gmail.com. You can also contact me here 8491-857406. So this is enough in the thermal conduction detectors and the flame ionization detectors. I believe we'll take one more class that will be probably about the electron capture based detectors or some mass spectrometry, which that is enough. That will be, I hope that will be enough for the gas chromatography.